का तरीका क्या रहेगा, और किस प्रकार की प्रकृति रहेगी एग्ज़ाम की, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और हमारा क्या रहेगा उसके अंदर, किन चीज़ में ज़्यादा फोकस करेंगे हम। ठीक है, जो कि हमारा पहला इरादा केवल ऑनलाइन बैच का था। ठीक है, तो फिर मैंने कहा भाई यहाँ एक बार करते हैं, और हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट और काफ़ी जान पहचान के आ जाए, नहीं कुछ लोग कल आएंगे, धीरे धीरे कारवा जुड़ेगा, तो काफ़ी लोगों ने कहा ऑफलाइन पढ़ाने का। ठीक है, तो ऑफलाइन में साथ में कर रहे हैं शुरुआत अपन। अब देखिए आपने सिलेबस वगैरह सब रीड किया है। आपने दो चीज़ें हैं, 200 मार्क्स का जीके है और 200 मार्क्स की हिंदी है। चूँकि मैंने इसके बारे में बात उस दिन की थी क्लास में, आप देखी भी होगी। ठीक है, 200 मार्क्स का दोनों है। अगर पिछली वैकेंसी की बात करते हैं, ठीक है, जो थोड़ी सुर्खियों में भी ज़्यादा थी बदकिस्मती से, ठीक है, अगर उसकी बात करते हैं, या उसके पहले की जो वैकेंसी रही है उनकी बात करते हैं, तो अगर किसी के 300 मार्क्स होते हैं, बहुत बहुत बढ़िया मार्क्स माने जाते हैं। अगर आपके 300 मार्क्स एग्जाम में आते हैं, ठीक है, क्योंकि 318 के आसपास मेरिट रहती है हमेशा ही, इसके इर्द गिर्द घूमती है, 15 रहेगी, 19 रहेगी, 20 रहेगी, मतलब 18 के इर्द गिर्द मेरिट रहेगी आपकी, और 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। ये जो वैकेंसी है, इस वाली वैकेंसी, इसमें मैं आज आपको पहले बता रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम कैसा होगा क्या होगा, पहले बता रहा हूँ। जीके का पेपर इतना हार्ड आएगा आप लोगों के, ठीक है, तो जीके पास करना मतलब लोगों के लिए बहुत टेढ़ी खीर होगी। जैसा कि अभी हाल में जो पेपर हुए हैं आपने देखे होंगे, देखने को मिला है। ठीक है, तो देखो, तो 200 मार्क्स का जीके है, जो अपने 100 प्रश्न है। ठीक है, थोड़ी मैं इसके बारे में पहले बात करूँगा आपसे कि आपको फोकस किस चीज़ पे करना है। हमारा टारगेट क्या है, सिलेक्शन प्राप्त करना। ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। पहला काम तो सिलेक्शन, क्वेश्चन मार्क करने हैं, किस में से कितने प्रश्न आएंगे। 100 में से 40 प्रश्न मेरे राजस्थान के आएंगे आपके, लगभग 40, मतलब एक दो एक्स्ट्रा आएगा, कम नहीं आएगा 40 से। 30 प्रश्न आएंगे आपके मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के, क्योंकि जनरली क्या होती है 15 से 20% साइंस होती है हर बारी एसआई के अंदर। ठीक है, तो अगर 15 से 20 सवाल उसके और 10 सवाल मैथ्स रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, आएंगे साइंस, मैथ्स और रीजनिंग के। और बाकी जो 30 प्रश्न हैं, उन 30 प्रश्नों में 12 से 16, ठीक, और 12 से 16 का रेशो रहेगा दोनों का, 4 हिस्ट्री के, 4 ज्योग्राफी के, 4 ही पॉलिटिकल साइंस के, 4 इकोनॉमिक्स के। अब देखो 4 पॉलिटिकल साइंस के लिए इतनी बड़ी किताब है अपने ठीक है, पूरी पॉलिटिकल साइंस की, और 4 भारत के भूगोल के लिए इतनी बड़ी किताब है, और 4 हिस्ट्री के लिए। तो हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि सबसे पहले क्लास अपनी वही लगती है, मार हिस्ट्री, मार ज्योग्राफी, सवाल कितने आएंगे, 4 सारी एनर्जी अपन उसमें लगा देते हैं उन 20 सवाल के ऊपर। जबकि अगर मैं तो कहूँ चलो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आपने 4 सवाल छोड़ भी दिए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरा कहने का मतलब वो है। तो आपका प्राइमरी फेस फोकस है, क्योंकि जो अपनी हिंदी की क्लास रहेगी, मेरा टारगेट रहेगा मैं सितंबर में आपका कोर्स पूरा करूँगा एक बार। अभी आगे 5-7 दिन तक क्लास अपने 1-1.25 घंटे के आसपास रहेगी, उसके बाद क्लास का ड्यूरेशन बढ़ेगा, 2 फेज में क्लास रहेगी, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों। पार्ट बी मैंने वो बांटा है, प्राय बच्चे विलोम वगैरह है, वो डेली 5-5 लिखूंगा आपको, रोज के 5-5 रहेंगे, 5-7 दिन इकट्ठे हुए, 7 दिन बाद टेस्ट उनका। और रोज है थोड़ी बहुत बात की भाई कौन कौन से थे, चांद के पर्यायवाची क्या थे, 2 आप बताओ, 3 आप बताओ। ठीक है, तो अपनी एक रूटीन में रहेगा वो। एक पन्ना दे दिया पूरा कि भाई इसको रट के आओ, उससे मतलब नहीं, वो सही नहीं होता उससे। और एक अपना सैद्धांतिक जो चल रहा है, तो ये आप इसमें जो है मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको इनको सबसे बढ़िया कवर करना चाहिए, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग को। इसमें आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, तब तो है जीत। अब अगर कोई बंधु कह रहा है कि सर मेरी मैथ्स थोड़ी ठीक ठाक है, तो मैथ्स ठीक ठाक के अंदर देखो आप 3-4 पार्ट है मैथ्स में भी, एक आधा टॉपिक गड़बड़ होगा ना, एक सवाल नहीं आएगा, सवाल और भी तो है। ठीक है, और जो पुराने प्रश्न है मैथ्स में, कई बार पुराने प्रश्न हूबहू छपते हैं, तो ये प्रैक्टिस आपने करनी पड़ेगी ना। भाई आपने एक टॉपिक पढ़ा कोई, ठीक है, उसके पुराने प्रश्न पढ़े, हो सकता है जो 10-15-20-50 प्रश्न पढ़े उसमें से कोई प्रश्न रिपीट हो गया, तब तो अपना सही हो, छोड़ना एक भी नहीं है टॉपिक। और ये राजस्थान के, आपको सबसे पहले टारगेट इनको करना है। और करंट अफेयर्स आप डेली अखबार पढ़ो, जो दैनिक भास्कर जो भी अखबार पढ़ते हैं अपन, पढ़ो, उसमें जो प्रश्न आते हैं किस प्रकार के, क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें करंट के प्रश्न से खतरनाक पूछ रहे हैं कि मतलब हमारे उन्हें कहना हवा ही नहीं लाग रही कि नहीं, उस टाइप का प्रश्न है। मतलब नेशनल गेम्स के अंदर 4-5 रैंक तक लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा डीप जाके थोड़ा उसको ढंग से तैयार करना पूरा। तो आपका पहला उद्देश्य है, मैं ये चाहता हूँ कि अपने जो 1.5 महीने क्लास रहे, 2 महीने हिंदी के साथ ज़्यादा नहीं करना है, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और राजस्थान ये आप पढ़ लो एक बार।
100 क्वेश्चन अपन हिंदी के तैयार करेंगे और 70 क्वेश्चन जो दूसरे हैं वो आपको पढ़ने हैं। ये मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, आप करना कैसे है। क्यों, अप्रैल में आपका एग्जाम है, ठीक है। अब इसके बाद जब आपके सामने 170 है, ठीक है, इसके बाद में अगर आप इस चीज़ को पढ़ते हो तो पढ़नी आपके लिए आसान होती है। फिर आप फ्रंट फुट में खेलते हो, क्या ठीक है, नहीं आया चल जाए। क्यों, क्योंकि आपने वो कवर कर रखा है। ये सारी भरपाई आपने यहाँ कर दी है। शर्त क्या है, ये 30 पूरे सही होने चाहिए, और होते हैं। बात ये है, ऐसा नहीं इसमें सवाल सही नहीं होते हैं, 30 के 30 सही होते हैं। और अपन इसको हमेशा बहुत शॉर्ट में लेते हैं, और कहीं पढ़ते हैं तो लास्ट में पढ़ते हैं कि ठीक है यार मत आवीज को नहीं, लगभग तो ये सोच लेते हैं मैथ्स का क्या है। और रही बात हिंदी की, ठीक है, तो हिंदी में मैं आपको इतनी श्योरिटी बताऊं, आप कितने सही करोगे कितने गलत करोगे तो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन जो हम यहाँ बात करेंगे उसके एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा, और बहुत लिमिटेड बात करेंगे। ऐसा नहीं आपको सब कुछ लिखा देंगे यहाँ पर, सब कुछ किताब में है, आपके आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सब कुछ है तो किताबों के नाम में आपको 4 बताऊँ बड़ी बड़ी, सब सवाल उसमें चाहेंगे, ठीक है, 100 के 100। तो मेरा टारगेट यहाँ उन किताबों को सिंप्लीफाई करना है, उनको सरल करना है, बिल्कुल कम शब्दों के अंदर, कि भाई ये है, इस टॉपिक है, ये बात ध्यान रखनी, ऐसा प्रश्न आएगा। और जो अपनी क्लासेस रहेगी उसके साथ जो पुराने प्रश्न हैं वो हम पढ़ते रहेंगे साथ में। जैसे संधि है, एक संधि कंप्लीट हुई, अपना तरीका थोड़ा अलग है पढ़ने का, पढ़ेंगे पता चलेगा आपको। 2 संधि हुई, 2 संधि के आपको सवाल दूंगा हाथों हाथ करने के लिए, ये है अपने नियम पढ़े थे, अब आप सॉल्व करो। फिर मैं बोर्ड पे करूँगा कि इसमें ये गलतियाँ हुई थी, आपको ये ध्यान रखनी, ये तो काम करना है हमारा। मेरा काम यहाँ आपको केवल ये सिखाना है कि वो प्रश्न कैसे देगा, वो आपको कहाँ से गलती कराने का प्रयास करेगा और आपको कैसे बच के निकलना है। इतना काम समझाना है मेरा, पढ़ाना नहीं है, ठीक है। किताब में सब लिखा हुआ है, पढ़ते स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं ना, वही चीज़ें जो छठे से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई संज्ञा भूला कि नहीं भूला, वही चीज़ है जो उस समय से पढ़ते आ रहे हैं अपन, वह चीज़ है। तो आप थोड़ा इसका साथ में ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। क्यों, आप देखो 70 और 100, हम 340 नंबर की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने बाकी सब छोड़ दिया, करंट छोड़ दिया है, इंडिया इंडिया सब छोड़ दिया है, सिर्फ हिंदी और 2 पोर्शन, 340 और 300 वाले का सिलेक्शन होता है। नहीं समझे, ये तो बता रहा हूँ मैं आपको, इतना इजी होता है सिलेक्शन, ठीक है। हालांकि मेहनत करनी पड़ेगी इसमें भी, लेकिन ये कर सकते हैं हम। फिर ये जो पार्ट है इसके आप थोड़ा नोट्स बनाना खुद के, और हो सके थोड़ा इसको अच्छी बुक्स में से पढ़ना आप, जो ऑथेंटिक किताब आती है। जैसे अभी हिस्ट्री की पप्पू सिंह प्रजापति की किताब आई है, देखी होगी आपने, राजस्थान कला संस्कृति की, बढ़िया किताब है बहुत, वो किताब है, साथ में जो ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। तो इतिहास कला संस्कृति वो हो गया, पॉलिटिकल साइंस की और राजस्थान पॉलिटी की और ज्योग्राफी की बुक्स आती है मार्केट में, लेके आए, पुराने प्रश्न साथ लेके आए और पढ़ो उनको। फिर एक सिंपल पन्ने के ऊपर आप लिखने का प्रयास करो नोट्स। A4 साइज का पेपर होता है, वो लो या कॉपी लो, उसके ऊपर आप प्रयास करो लिखने का, शॉर्ट में बिल्कुल, कि जो चीज़ उस किताब के अंदर 8-10 पन्नों में की गई है, ठीक है, वो आपको एक पेज में उतारनी है। उसमें बहुत पसीना बहता है, बहुत टाइम लगता है, उसमें छांटना पड़ता है, कैसे शॉर्ट में लिखूंगा मेरे को याद रहे, वो आपके लिए है केवल। क्योंकि रिवीजन होगा तभी सिलेक्शन होगा, रिवीजन होगा तभी क्वेश्चन सबसे अधिक सही होने के चांस होंगे, बिना रिवीजन का नहीं होता है। और रिवीजन कभी किताब से नहीं होता है, ना किसी और के नोट से होता है, वो हमेशा खुद के नोट से ही होता है। अगर होगा ना कि फलाने कोचिंग के नोट्स लेके आए उसमें रिवीजन कर रहे हैं, वो रिवीजन वो ठीक है पढ़ रहे हो आप, क्योंकि नोट्स पढ़ने के दौर में हम क्या किताबों से दूर हो गए और सवाल सारे किताबों से आ रहे हैं। जो बीच बीच में आरपीसी के कुछ अपने सदस्य उनके बयान थे कि आगे आगे देखो क्या होता है, मैं कोचिंग को फ्री कर दूंगा, लगभग उसने वैसा किया है। आरएस फ्री के बाद देख लो आप, आरएस मेंस के बाद देख लो आप, अभी आने वाले पेपर देख लेना कैसे आते हैं। तो उन पेपर के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। और हिंदी का पेपर है, हिंदी के पेपर में देखना आप इस बार नवाचार होगा एक और, इस बार वैसे प्रश्न आएंगे जो मैं कई सालों से बोल रहा हूँ, ऐसे आने वाले हैं ऐसे आने वाले हैं, वो इस बार आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक का क्या सिनेरियो चल रहा था कि भाई कौन सा विकल्प शुद्ध है, 4 सवाल आगे आपने पहचान लिया भाई ये शुद्ध है या अशुद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, 4-4 5-5 दे रहे हैं एक ही पंक्ति के अंदर, किस विकल्प में सारे सब शुद्ध है। और होता क्या है उसमें, लगभग जो होते हैं उसमें एक एक अशुद्ध होता है। मजे की बात ये है, पहले तो क्या होता था 3-4 वहां होते थे, आप एक पहचान लेते थे। एक ऐसे प्रश्न, मतलब पेपर लेंथ दिया है, कहने का मतलब ये है। पहले होता था हिंदी का पेपर आप 3 बार पढ़ सकते थे, कि 100 सवाल है यार, 2-2.5 घंटे 3 घंटा मिले, 3 बार आगे से निकाल लिया। अब एक बार ढंग से पढ़ पाओगे आप, पहली बार में करना आपको, सवाल किए फिर तो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको देखने पड़ेंगे साथ में।
तो मतलब टाइम मैनेजमेंट, बहुत कम टाइम मिलेगा उसको करने के लिए। तो उसके लिए अपने लिए किस प्रकार से करें कि अपने अधिकतम सवाल सही हो, अपना टारगेट पूरा वो रहेगा। और टेस्ट सीरीज जैसी बात है तो मैं तो इसके पक्ष में थोड़ा कम ही हूँ अभी, एक हाल फिलहाल तो पहले एक बार पढ़ो, ठीक है, आवे उसके बाद टेस्ट दो। जनरली अपने साथ क्या समस्या होती है, कोर्स भी साथ ही पढ़ते हैं, टेस्ट भी साथ में लेते हैं, एक मस्त शेड्यूल बनाते हैं, बड़े चिपकाते हैं कि मंडे से तुम्हारा भाई ये करेगा ठीक है फिर वो ट्यूसडे या वेडनेसडे तक मामला रहता है बस उसके बाद से ठंडे पड़ जाते हैं। फिर क्या अगला टेस्ट देखेंगे, इस बार नहीं देंगे अगला देंगे। मेरे साथ वापस सबके साथ ही होता है, ठीक है। तो इसका एकमात्र उपाय है जो मैंने खुद ने किया था, वो उपाय ये है कि अपने टेस्ट सीरीज अभी नहीं देनी, पहले पढ़ो, नोट्स बनाओ, और जब रिवीजन की बारी आए तब टेस्ट दो, ताकि आपके पास पन्ना रहे। 4-5 पन्ने राजस्थान ज्योग्राफी पूरी टेस्ट है, 4-5 पन्ने पढ़े टेस्ट देके हो, पन्ने पढ़े और टेस्ट देके हो, बस साथ पढ़ते रहो अपना। वो करने में आपको 2-3 महीने लगेंगे, तो अभी 2-3 महीने तक आपको टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं देना है, केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं थोड़ा हिंदी की, ठीक है। तो हिंदी में क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले मैं पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा अपने 1.5 महीने क्लास में क्या रहेगा, किस प्रकार से 1.5-2 महीने में अपन पूरा कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे बाद जो है वो अपन बात करेंगे सामान्य जानकारी हिंदी की। मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो सिलेबस में लिखे नहीं होते हैं, जो बेसिक हिंदी के प्रश्न होते हैं, वो एग्जाम में पूछते हैं, फिर ढूंढते हैं अपन, करे यार ये तो सिलेबस में लिखा हुआ ही नहीं था। अरे यार आपको पूछ ले हिंदी वर्ण वाले वर्ण कितने होते हैं, उसके लिए सिलेबस में लिखना जरूरी है क्या उसको ठीक है, ये तो पूछ रहे आपको अल्फाबेट्स कितने होते हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चन, जो बेसिक चीज़ें हिंदी की वो आनी बहुत ज़रूरी है। और बेसिक्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उस बेसिक के बल पे आपके हिंदी के बाकी वाले सारे टॉपिक क्लियर होते हैं। चाहे संधि पढ़ रहे हो, चाहे समास पढ़ रहे हो, कोई बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आपको बेसिक्स पता है तो आपको एक भी नियम रटने की जरूरत नहीं है। इतनी हिंदी साइंटिफिक लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा आपको। इवन मैं तो विलोम संधि रटूंगा आपसे, ऐसा कोई बोल सकता है क्या कि विलोम संधि आपको रटना ही नहीं है ठीक है, वो आसान चीज़, वो सब जो ग्रामर की कोर बातें होती है। भाई यार आपको ये नहीं पता है, ये कैसे सॉल्व करेंगे बताओ मुझे, आप नहीं कर पाएंगे ना, सेम इसके अंदर है। तो पहली बात रहेगी अपनी हिंदी की सामान्य जानकारी, ठीक है। सामान्य जानकारी में भाषा, बोली, लिपि क्या चीज़ होती है, व्याकरण किसे बोलते हैं, ठीक है, कौन मतलब व्याकरण के क्या अंग होते हैं, वर्ण क्या चीज़ होती है, वर्ण शब्द और वाक्य 3 होते हैं, वर्ण क्या चीज़ होती है। उसके बाद शब्द पे आएंगे, शब्द में अपने कोर्स में पहला है वो है संधि, जो आपके शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि सब में काम आता है। ये टॉपिक शब्द शुद्धि में आता है, यही वाक्य शुद्धि में आता है, यही उपसर्ग में इंपॉर्टेंट है, 3-4 टॉपिक काम आता है, पहले उसको पढ़ेंगे ढंग से। जब इसको पढ़ेंगे तब इसके साथ में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जब तक संधि पूरा नहीं हो जाता। एक बार ये पूरा होने के बाद में जैसे उपसर्ग है, समास से जो टॉपिक चलेंगे, उसके साथ में फिर जो 10 टॉपिक है आपके, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वो डेली इनके 5-5 लिखेंगे। तो जब तक अपनी क्लास होगी तो आपके पास में लगभग 250-300 सारे हो जाएंगे। मैं इससे कम ही लिखूंगा, 100-125 मेरे पास लिखे हुए हैं, 40-50 को नए ऐड करूंगा, जो लगता है इस बार पूछ सकते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं। पहले वो तैयार हो, आगे की बात आगे देखेंगे। फिर वो डेली 5-5, चाहे पारिभाषिक शब्दावली हो। अब पारिभाषिक की क्लास लगाते लो, क्लास लेते हैं, पारिभाषिक पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर, पारिभाषिक में क्या पढ़ोगे आप क्लास में, वो पढ़ने का तरीका बताओ केवल। अब मैं यार अब सब शुद्धि क्लास है, मैं लिखूँ सब शुद्धि और सारे शब्द लिखूँ, ये शुद्ध शब्द लिख लो पढ़ लो, ऐसा नहीं होगा। सब शुद्धि कब सही होगी, जब मैं आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सारे कराऊंगा, संज्ञा सर्वनाम, उसके बाद यहाँ लिखूंगा सारे अशुद्ध, क्या देखो भाइयों ये सारे अशुद्ध है, अब आप शुद्ध लिखो इसको, क्योंकि आपने पढ़े है ना, संधि पढ़ा है आपने, समास पढ़ा है, सारा ग्रामर पढ़ा है। उसके बाद में ये बात करेंगे अशुद्ध है, इनको आप शुद्ध लिखो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे लिखे आएंगे। आप शुद्ध तो पढ़ते हो, आप अशुद्ध कभी नहीं पढ़ते हो, पता आपको, बस गलती यही होती है। होता क्या, उसको कर यूँ कर दे, कर यूँ कर दे, इतनी गड़बड़ है, री का र कर दिया, करे यार ये तो पढ़ा था नहीं, आपने देखा नहीं गलत कैसा होता है। तो सही के साथ में कंपटीशन में, ऑब्जेक्टिव में स्पेशली अपने को गलत को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सब्जेक्टिव से टफ ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ गलती की गुंजाइश सबसे अधिक करवाता है, एक मिनती मिनती की गलती करवाएगा आपसे। तो हर कदम पे अपने को चौकस रहना थोड़ा इसके अंदर, ठीक है, ये चीज़। अब देखो अपन बात करते सीधे आगे। देखो अपनी हिंदी भाषा है, बताइए मुझे क्या परिभाषा होगी भाषा की, किसे बोलते हैं भाषा, क्या प्रयोग करते हैं भाषा का। सामान्य प्रश्न आप बोलते बोलो साथ में, कोई दिक्कत की बात नहीं बना।
वार्तालाप कर सकें, दूसरे एक दूसरे की बातचीत समझ सकें, यही है। मतलब जो हम विचार व्यक्त करते हैं उन विचार व्यक्त का माध्यम है, वो माध्यम किस रूप में प्रकट होता है, या तो बोलकर या लिखकर, दो ही है। उसी को क्या बोलते हैं, भाषा। तो अगर मैं परिभाषा की बात करूं, जो हमारे विचार है उन विचारों का हम क्या करते हैं, विनिमय। उस विचार विनिमय का वाचिक एवं लिखित माध्यम। कैसा माध्यम, वाचिक यानी बोलकर, लिखित यानी लिखकर, वो क्या होगा, भाषा होगी। अब यहां देखो एक शब्द आया बीच में, एवं आया ना, क्या मतलब होता है इसका, और क्या अर्थ में आता है। देखो ये कुछ शब्द होते हैं, एवं है, और, तथा, अथवा, या, ऐसे आप देखे होंगे। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं कंजक्शंस, हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, दो को जोड़ने वाले या दो में से एक को बताने वाले, ठीक है। तो क्या मीनिंग होता है, सब एक जैसे ही है। ये आपके कोर्स में बता, आपको साथ में इसलिए बता रहा हूँ, ये बात यही समझाने की होती है। अगर मैं समुच्चय बोधक पढ़ा था और तब इनकी बात होती तो आपको याद नहीं होता ये, जबकि ये बीच में प्रयोग हो रहा है ना, इसको बोलते प्रयोग के द्वारा सीखना हिंदी को। एवं का प्रयोग हो रहा है, बताओ क्या मीनिंग है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, एंड तो इसको बोलते हैं, इसको भी एंड के रूप में लिखते हैं, इसको बोलते हैं CUM। पढ़ा होगा आपने, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, पढ़ा ना। तो ये इनसे अलग हुआ, मैं केवल यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। अलग कैसे हैं, जब दो वस्तुएं होती है और दोनों अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, दोनों जरूरी है, वहाँ किसका प्रयोग होता है, एवं का प्रयोग होता है। भाई मैं को शादी में कौन कौन आ रहा है, क्या सब राम और श्याम शादी में आ रहे हैं, या मैंने पूछा भाई ऐसा राम और श्याम दोनों आ रहे हैं क्या, कि नहीं राम आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मतलब एक से काम चल जाएगा। लेकिन पति एवं पत्नी आ रहे हैं तब तो दोनों की जरूरत पड़ेगी, एक के बिना शादी नहीं होगी, जहाँ दोनों चीज अपरिहार्य, कहने का मतलब ये है। वहाँ किसका प्रयोग होता है, एवं का। क्योंकि जब TC की आप लिखते हो एप्लीकेशन इंग्लिश में स्कूल में, तब क्या लिखते हो, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, कम मतलब अलॉन्ग विथ, दोनों अपरिहार्य, दोनों जरूरी है, तब एवं का प्रयोग होता है। ये इन दोनों में बेसिक अंतर होता है। यहाँ सब शुद्धि और वाक्य शुद्धि में सवाल आता है इसका, सॉरी वाक्य शुद्धि में सवाल आता है इसका। तो भाषा की परिभाषा, विचार विनिमय का वाचिक एवं लिखित माध्यम। फिर एक शब्द आता है बोली, ये क्या होती है, ये बाद में लिखना, मैं टाइम दूंगा लिखने का ना, अभी आप समझो केवल एक बार, क्या होती है बोली। अगर सामान्य पारिभाषिक छोटी सी बात करो भाई, बोल चाल की भाषा, ये भी माध्यम ही है, लेकिन है कैसा, बोल चाल का माध्यम है। अब एक प्रश्न आता है जो सिलेबस में नहीं होता है, फिर भी पूछा गया कई एग्जाम में, कैसा भाषा और बोली के बीच में क्या अंतर होता है। भाषा और बोली के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असंगत कथन को छाटिए, यह प्रश्न आता है एग्जाम में। भाषा बोली के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा असत्य है, या कौन सा असंगत है। एक बात और है, अगर प्रश्न पूछता है कौन सा असत्य है, मतलब 3 सत्य नहीं का सत्य होगा ये है, या पूछेगा कौन सा कथन सही है, 3 गलत और 1 सही होगा। अगर वो पूछे असंगत कौन सा, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, असंगत का मतलब असत्य नहीं होता है, 3 अलग और 1 अलग होगा, और उस 3 अलग में 3 सही भी हो सकते हैं, 3 गलत भी हो सकते हैं, 3 किसी अलग के हो सकते हैं, 1 किसी अलग का हो सकता है, समझे आप। तो असंगत का मतलब असत्य नहीं होता, ये ध्यान रखना आप थोड़ा, ये कई लोगों की दिक्कत रहती है असंगत वाली। तो यहाँ अपने प्रश्न है कि भाषा बोली के बीच में क्या अंतर होगा। देखो आप सामान्य एक बार सोचने की चीज़ है, आपके सामने 2 चीज़ें हैं, जैसे अपने हिंदी भाषा है और अपनी एक मारवाड़ी जैसे बोली है। अब आप इन दोनों में अंतर कीजिए, जो इनमें अंतर होगा वही इसका अंतर होगा, व्याकरण और
शब्दकोश। बिल्कुल, सबसे पहला अंतर कौन सा होगा? क्षेत्र। भाषा का क्षेत्र कैसा होगा? व्यापक। बोली का कैसा होगा? सीमित। या भाषा इधर बोली है भाई, जैसे भाषा का, जैसे हिंदी है, हिंदी कहाँ बोली जाती है? पूरे भारत में, उत्तर भारत में पश्चिम भारत में, उनको बोलते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र। ध्यान रखना, हिंदी पूरे भारत में नहीं बोली जाती है। हिंदी भाषी क्षेत्र उनको बोला जाता है जहाँ राज कार्य में हिंदी का प्रयोग होता है। जैसे अपने कोविड में, या कभी धारा 1 समझ सकती है, या कभी एग्जाम्स होते हैं तो गवर्नमेंट के जो आदेश आते हैं, कमिश्नर के जो आदेश आते हैं, वो 2 लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अगर गुजरात है तो किस में आएंगे? गुजराती और इंग्लिश। वहाँ हिंदी में नहीं आएंगे। बंगाल है तो बंगाली और इंग्लिश। महाराष्ट्र है तो मराठी और इंग्लिश। समझे आप? तो वो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। हिंदी भाषी क्षेत्र वो होगा जहाँ राज कार्य में भी हिंदी का प्रयोग होगा, उनको क्या बोलेंगे? हिंदी भाषी क्षेत्र। और इसके अंदर आता है 9+1, 9 राज्य और 1 दिल्ली। अब 9 राज्य कौन से, ये आपको रटना नहीं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, उन एग्जाम्स के अंदर और छोटे एग्जाम में, सामान्य एग्जाम में जिनमें सिलेबस लिखा हुआ नहीं था, वहाँ से ये पूछेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो 1-2 प्रश्न होते हैं जो बीच में यूँ डाल देते हैं, वो ये वाले होते हैं सारे, क्योंकि ये भाषा की क्या है, पूरी बेसिक है एकदम। तो 9 कौन से? बहुत आसान है याद रखना, कोई रटने वाली बात नहीं है। मुझे बताओ आप 3 कौन से राज्य थे जिनको टूट कर 3 नए राज्य बने थे? कौन कौन से? उत्तर प्रदेश से क्या बना था? उत्तराखंड। बिहार से मध्य प्रदेश से छह तो हुए, कोई टफ नहीं, याद रखना। अब देखो इसके बाद में 3 राज्य है वो मैप में लगातार है, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान। हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान। प्लस दिल्ली। ये है हिंदी भाषी क्षेत्र। अगर आपके प्रश्न आता है वो किस प्रकार से आएगा, कौन सा गलत कथन गलत है, उसमें इनमें से एक कोई दूसरा होगा, इतनी सी बात होगी। आज नेक्स्ट प्रश्न यही है, कौन सा विकल्प असंगत है, उसमें क्या होगा? देखो अभी तक क्या आ रहे थे, अभी तक एग्जाम में क्या था कि कौन सा विकल्प गलत है, और 4 विशेषण के दिए हैं। पहला विशेषण का, दूसरा विशेषण का, तीसरा भी और चौथा भी। आपको ढूंढना है विशेषण का कौन सा प्रकार गलत होगा। अब क्या आएगा कि 4 अलग अलग होंगे, एक संज्ञा का होगा, दूसरा विशेषण का होगा, तीसरा सर्वनाम का होगा, चौथा अविक्रय शब्द हो सकता है। तो जब तक आपको चारों के बारे में अलग अलग पूरा नॉलेज नहीं है, आप उस क्वेश्चन को टच नहीं कर सकते हो। और वो ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको सिलेक्शन वाले होते हैं। लगभग 40 से 50 प्रश्न आते हैं वैसे हिंदी के अंदर। आप मेन टारगेट मेरा उस पर रहेगा कि वो आपके 50 के 50 सही हो। क्योंकि देखो मान लो विलोम शब्द है, कोई ऐसा ट्रिकी शब्द आ गया जो हम पहली बार, मैंने आता है व्याकरण तो ठीक है, हमने पहली बार देखा, छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ गया? वो सबने छोड़ा है ना, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ऐसा प्रश्न आ गया जो सैद्धांतिक था, वो भले कितना ही टफ हो, वो सही होना चाहिए, उसमें छोड़ने की गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है, तो मेन प्राइमरी टारगेट अपना उस पर रहेगा। तो ये अपने हिंदी भाषी क्षेत्र हो गए 9+1। अब देखो पहला क्षेत्र का है, दूसरा अंतर है वो है व्याकरण का। भाषा का व्याकरण होता है, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। तीसरा अंतर होता है वो है लिपि। भाषा की लिपि होती है, व्याकरण का कोई लिपि, व्याकरण की कोई लिपि नहीं होती है, सॉरी बोली की। अगला अंतर है वो है शब्दकोश। शब्दकोश बोलते हैं डिक्शनरी को। भाषा का शब्दकोश होता है, बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता है। और लास्ट अंतर होता है वो है साहित्य। भाषा का बहुत ही समृद्ध साहित्य होता है, बोली में साहित्य या तो होता नहीं है
या होता है तो कितना होता है, आंशिक होता है, या तो नहीं होगा या बहुत थोड़ा बहुत साहित्य होगा। ये भाषा बोली के बेसिक अंतर है। आप उतार लो एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अपने क्या वो सेमिनार सेमिनार वाले चोचले होते नहीं है। अपने क्लास है, आराम से पढ़ो, समझो और खुद लगो। मोटिवेशन, खूब मोटिवेट है वैसे, क्या मोटिवेशन देना ठीक है, टावर थोड़ी होगा, 10वीं 12वीं थोड़ी है मोटिवेशन जरूरत पड़े। अब यार जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, क्या मोटिवेट करोगे आप उनको? ये जब पूरा लिख लोगे तब बताना आप, मैं इसके बारे में लिखाऊंगा एवं और के बारे में एक लाइन, ठीक है, ताकि वापस पढ़ो तो बता रहे हैं आपको। पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्न टॉपिक के साथ साथ हम करेंगे अपनी क्लास के अंदर ही। टॉपिक कराया, आपको सवाल दिए, ये आप करो सा, ठीक है, फिर मैंने आपको सवाल करूँगा भाई ऐसे होते हैं। उसके बाद जो अपने टेस्ट होंगे उसके अंदर मैं नए सवाल बना के करूँगा आपसे। उतार लिया? एक लाइन लिख लो सिंपली सी, कि जब वाक्य या वाक्यांश में, जब वाक्य या वाक्यांश में एक स्टार बना के इसके बारे में लिखा रहा हूँ, एवं के बारे में केवल। वैसे आगे आएगा अपने कंजक्शन में ये, लेकिन लाइन लिखा रहा हूँ ताकि बीच में पूछूं, उस समय पूछूंगा वह तो पहली क्लास में कुछ हुआ था याद है? क्योंकि देखो एक बात और है, सारी क्लासें कनेक्टेड है एक दूसरे से, हम जो पढ़ेंगे पूरे ग्रामर में काम आएगा। क्या लिखा आपने? वाक्यांश में दोनों शब्द अथवा दोनों वस्तुएं अथवा दोनों संज्ञाएं अपरिहार्य हो, मतलब आवश्यक हो, अपरिहार्य ऐसे लिखते हैं।
अपरिहार्य मतलब आवश्यक हो, आप किसी को छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, वहाँ एवं का प्रयोग होता है, वहाँ एवं का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं हम। तो ये हमने सामान्य बात की, भाषा और बोली किसे बोलते हैं, भाषा क्या होती है, बोली, और दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। और इसके बीच में एक बात है हिंदी भाषी क्षेत्र की, कि हिंदी भाषी क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हम। अब देखिए इसमें एक शब्द आया बीच में, लिपि, सही लिखा हुआ ये, चार तरीके से लिख दिया, बताओ सही कौन सा है, तीसरा वाला, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इसलिए। ध्यान रखना, लिपि में दोनों मात्रा कैसी होती है, छोटी होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में आया था, शब्द लिखा हुआ था प्रतिलिपि, कुछ इस प्रकार से था। तो मेरे एक मित्र है इंग्लिश मीडियम से, कि यार भाई तीनों मात्राएं छोटी, सेट नहीं हो रही थी। ठीक है, तो मैं इसको काट के आ गया। अब वहाँ आपको सेट नहीं करनी है, ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्रति में छोटी की मात्रा होती है और लिपि में दोनों मात्रा कैसी होती है, छोटी होती है। तो तीनों मात्रा कैसी आएगी इसके ऊपर, छोटी आएगी, प्रतिलिपि ऐसा लिखा जाएगा। ये सब शुद्धि का शब्द है, ठीक है। तो लिपि में क्या होगी, दोनों दोनों मात्रा कैसी होती है, लिपि, निधि, तिथि शब्द होते हैं, मात्रा कैसी होगी इसमें, छोटी। बताओ मुझे किसे बोलते लिपि, क्यों प्रयोग करते लिपि का, लिपि है ना, हिंदी किस लिपि में लिखते हैं, देवनागरी। तो क्या होता है देवनागरी, क्यों प्रयोग करते हैं उसका, मतलब सामान्य भाषा में अपना, कोई परिभाषा नहीं बोलनी बड़ी सी कि ऐसी कोई बड़ी परिभाषा है। लिपि है लिखने का तरीका, क्या होगी, लिखने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह होंगे जिनके द्वारा दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप करने के लिए या पत्र व्यवहार करने के लिए काम में लेते हैं, वो क्या होगी, लिपि होगी। अब कुछ लिपि और कुछ भाषाएं हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, सामान्य एग्जाम में। यूँ तो लिपि बहुत बड़ा टॉपिक होता है, भाषा विज्ञान का टॉपिक है, लेकिन सामान्य जो है वो जानकारी होनी चाहिए। सामान्य कैसे, देखिए आप, एक लिपि का नाम है देवनागरी लिपि, नाम सुना होगा आपने। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती है, एक तो हिंदी और हिंदी तो हो गई, वो भी अवधि भी आती है, लेकिन बड़ी लैंग्वेज कोई, सबसे पहले संस्कृत नहीं है, हिंदी दो तो हो गई, मराठी, उड़िया नहीं सर, कोंकणी वैसे होती है, लेकिन अपन मराठी नेपाली की बात करेंगे, कोंकणी भी आती है इसके अंदर, मराठी और नेपाली, चार लैंग्वेज। अब पता है इसमें प्रश्न कैसा एग्जाम के अंदर आया, ये सर पटवारी या किसी एग्जाम आया था, कौन सी अहिंदी भाषी क्षेत्र की भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पहला ऑप्शन उसमें था हिंदी, तो देवनागरी का सीधा हिंदी टिका दिया। ठीक है, अरे भाई सवाल देख, ऐसा क्षेत्र जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, अहिंदी भाषी, तो वो कौन सा होगा इसमें, मराठी। मराठी कहाँ बोली जाती है, क्या हमने 9+1 के अंदर महाराष्ट्र था, नहीं था ना, सीधा सवाल सही हो रहा था वहां से। तो मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। तो इसके लिए प्रश्न आता है, कौन सी अहिंदी भाषी क्षेत्र की भाषा है जो किस में लिखी जाती है। आपने देखा होगा जैसे मराठी में लिखते हैं ना, माता को आई लिखते हैं, हम माँ बोलते हैं ना, आपने मूवीज में सीरियल्स में ऐसे देखा होगा, इन शब्द का प्रयोग कई, कि मराठी शब्द का काफी प्रयोग होता है। वही नेपाली कहाँ बोली जाती है, नेपाल में, नेपाल कहाँ है, भारत में, तो कौन सी विदेशी भाषा, देखो नेपाल विदेशी अपना हो। कोई विदेश नहीं गया तो नेपाल जा सकता आराम से, कौन सी विदेशी भाषा है जो किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊँ, यहाँ पर शब्द का निर्माण कैसे होगा। हमारी जो पूरी क्लास रहेगी,
इन क्लास में मैं आपको दो बातें सिखाऊंगा, एक शब्द का निर्माण, एक शब्द का वाक्य प्रयोग करना। इन दो में पूरी ग्रामर है। जैसे देखो देवनागरी कैसे बना होगा शब्द, सपोज जैसे मान लो एक शब्द है नगर, और उसमें मैंने अ प्रत्यय लगाया। अब नगर शब्द का मतलब क्या होता है? शहर, सिटी, जो हम बोलते हैं। अब नगर शब्द में प्रत्यय कौन सा लगाया? अ प्रत्यय। अब छोटा बताऊं मैं आपको प्रत्यय का। जब किसी शब्द में प्रत्यय लगाते हैं और वो प्रत्यय अगर संस्कृत वर्ण वर्तों का है, टप नहीं जाते हैं, कोई शब्द में अगर प्रत्यय लगाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा? मूल शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा हटती है। प्लस का मतलब संधि नहीं होता है, ये बात आप आज से दिमाग बैठा लो। प्लस आते केवल संधि दिमाग में आती है अपने केवल। प्लस का मतलब संधि नहीं होता है, प्लस का मतलब योग होता है, जुड़ना होता है, जो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय चारों में होता है, क्योंकि शब्द का निर्माण इन चारों से होता है। ठीक है, जहां भी बीच में प्लस है तो वहां संधि होगी, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप, नगर प्लस अ, जब किसी शब्द में प्रत्यय लगता है तो पहला काम तो चलो संधि नहीं होगी क्योंकि प्रत्यय है ना। दूसरा काम, मूल शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा हट जाएगी, र कैसा हो जाएगा? हलंत। अगला स्टेप, और नेक्स्ट, मूल शब्द के प्रथम वर्ण की स्वर की मात्रा में वृद्धि होगी। न में किसकी मात्रा है? अ का बड़ा क्या होता है? अ का आ बन जाएगा, ये ला आ, ये ग। अब र में जुड़ क्या रहा है? तो र कैसे हो जाएगा? शब्द क्या बना? किसको बोलते हैं? नागर, जो नगर में रहता है। आपको पता होगा, आप में से कोई ब्राह्मण देवता है? हाँ, तो ब्राह्मण में जात भी होती है नागर एक, जो नगर में रहता है ना परकोटे में, उनको उनकी जात नागर होती है। ठीक है, नागर। अब जब इस नागर शब्द के अंदर बड़ी ही प्रत्यय लगा, वापस सेम लगने का तरीका, पहला काम रहा आधा, फिर आगे वृद्धि, आ का बड़ा कुछ नहीं होता है तो आ का आ रहेगा, ना ग और र में क्या जुड़ जाएगा? शब्द क्या बना? नागरी। नागरी वह लिपि है जिसके द्वारा नगर में रहने वाले लोग आपस में वार्तालाप करते हैं या पत्र व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब जब इस नागरी के अंदर कौन सी भाषा लिखी जाने लगी? संस्कृत को क्या बोलते हैं? देव भाषा बोलते हैं ना, तो नाम क्या बन गया इसका? तो क्या दिक्कत है बताओ नागरी में? इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। बहुत आसान चीज़ है, कोई टफ नहीं। हिंदी को कुछ लोगों ने अपनी दुकान चलाने के चक्कर में टफ बना दिया है, बाकी बहुत आसान लैंग्वेज है, बिल्कुल साइंटिफिक है। अब देखिए, एक लिपि होती है फारसी लिपि, ये जनरली पूछते नहीं, जस्ट बात कर रहे हैं। इसमें कौन सी भाषाएं आती है? उर्दू, अरबी और फारसी। यहाँ थोड़ा ये ध्यान रखना, फारसी लिपि भी होती है और फारसी भाषा भी होती है। ठीक है, फिर एक आती है पंजाबी भाषा, ये बहुत अधिक पूछा हुआ है एग्जाम में। फिर एक आती है आपके गुजराती भाषा, क्या नाम है इनकी लिपि का? पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है? मुझे बताओ। पंजाबी समुदाय है, उनका धर्म कौन सा है? सिख धर्म को अपनाते, वो मानते हैं। सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहब है। तो गुरु ग्रंथ साहब में क्या गुरु की वाणी है ना? ठीक है, तो जो गुरु के मुख से निकली है उस, इसलिए लिपि का नाम भी क्या है? गुरुमुखी लिपि। जो गुरु के मुख से लिखी वाणी, उसको जब लिपिबद्ध किया गया तो नाम क्या पड़ गया? गुरुमुखी लिपि। गुरु कैसा होता है? छोटा होता है। चेला हमेशा बड़ा होता है, गुरु कैसा होता है? छोटा। गुरु में हमेशा छोटे हो की मात्रा आएगी। ठीक है, ये देखो आप, गुरु कैसा होगा? छोटा। रूप कैसा होगा? हमेशा बड़ा होगा। वीडियो में देखो आप। ठीक है, गुरु कैसा होगा? हमेशा। और रूप, जब भी मात्रा है ध्यान रखना इसका आप। फिर ये गुजराती भाषा, ये पता होगा पंजाबी और गुजराती क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये राजस्थान के आसपास में लगते हैं। आप जब एसआई का एग्जाम ले रहे हैं आपसे, या कोई सामान्य एग्जाम ले रहे हैं, तो अपना पत्र, अपना जो व्यवहार होता है सबसे अधिक वो हमेशा आस पड़ोस के राज्यों से होता है। तो एमपी में तो अपना हिंदी है, यूपी में हिंदी है, कोई दिक्कत है नहीं, हिमाचल में हिंदी है, हरियाणा में हिंदी है। अब फिर ऊपर नीचे कौन बचते हैं? पंजाब और गुजरात। इसलिए इनका प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में कई बार। गुजराती भाषा की लिपि का नाम भी गुजराती है। ये एक बार थर्ड ग्रेड टीचर ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो अपने पूछे तो बना थोड़ी उसको कोई।
जब थर्ड के टीचर में सवाल पूछ सकते हैं, जब सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो अपने पूछ सकते हैं। वो सेम सिलेबस था, वही संधि समास उपसर्ग प्रत्यय। सवाल क्या था, गुजराती भाषा की लिपि कौन सी है? पहला ऑप्शन था देवनागरी, पहला ऑप्शन सॉरी पहला था गुजराती। गुजराती भाषा की लिपि कौन सी है? पहला ऑप्शन गुजराती, और तीसरे में था देवनागरी। तो हम मानते हैं पहला मतलब मूर्ख बना रहे तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिर आगे अगर पता चल गया तो पहले में सही हो गया। देखो एग्जामिनर कितना इंटेलिजेंट होता है, अब उसको पता है कि यदि इसको आता है ये तो पहले में सही कर देगा। अगर मैं तीसरे में रखूंगा तो भी जरूरी नहीं गलत करेगा। हाँ, माना अगर इसको नहीं आ रहा है, अगर कोई प्रश्न अपने को नहीं आता है ना, तो हम कभी उसका पहला सही नहीं करते हैं। आपने आज तक एग्जाम दिए हैं, खूब सारे ऑब्जेक्टिव दिए हैं, बताओ आप आज अगर आप किसी प्रश्न में कंफ्यूज हो, उसका कभी ए भर के आए हो आज तक? कभी नहीं भरा हमने ये उसका। वो सी और डी के आसपास घूमते हैं हमेशा। तो उसने पहला ऑप्शन क्या दिया, गुजराती, पता है तो पहले में सही कर देगा। ठीक है, फिर तीसरे दिया देवनागरी, अब वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे, दिमाग पर देवनागरी पे। फिर वो बैठा था लिंक, राजस्थान पास में है, इधर मध्य प्रदेश भी है, चलो देवनागरी होगा। तो इसके ध्यान रखना आप थोड़ा। गुजराती भाषा की लिपि का नाम ही क्या है, गुजराती। और इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें अपर लाइन नहीं होती, जो शिरोरेखा होती है ऊपर वाली, याद करो आप, देखो गुजराती का देखी होगी आप लिखी हुई, ऊपर लाइन कभी नहीं होती है, जैसे हिंदी वगैरह में सब में होती है, वैसे उसमें नहीं होती है। फिर एक आती है आपके रोमन लिपि। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती है? अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, स्वीडिश हो गया, जो यूरोपीय परिवार की भाषाएं हैं सारी इसके अंदर आती है। ठीक है, अब एक प्रश्न है, आपके सामने इतना सब कुछ लिख दिया है, एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या एक लिपि में एक से अधिक भाषा लिखी जा सकती है? लिखा है ना, लिखी जा सकती है। क्या एक भाषा एक से अधिक लिपि में लिखी जा सकती है क्या? तो फिर ऐसे क्या लिखते हो आप, ये क्या कर रहे, लिखते हैं ना। मेरा प्रश्न क्या था, क्या एक भाषा एक से अधिक लिपि में लिखी जा सकती है क्या? लिखी जा सकती है, लेकिन लिखते क्यों नहीं है, प्रश्न है ये। वही आरपीसी वाली बात हो गई, कैसा नोट्स के जो नोट्स में लिखा है वो तो प्रश्न में आ रहा है। ठीक है, उत्तर तो उसके बाद शुरू हो रहा है। हिस्ट्री वगैरह अभी पेपर हुए थे ना कुछ, उसमें कैसा जो नोट्स में था वो सब तो प्रश्न में पूछ लिया। ठीक है, उत्तर पता नहीं कहाँ से है उसमें। नोट्स वाली बात सारी प्रश्न में पूरी होगी। तो बताओ क्यों नहीं लिख पा रहे हम? इसमें भाषा की एक रूपता बनी रहती है, इसलिए हमेशा एक ही लिपि का प्रयोग करते हैं। कर सकते हैं, नहीं करने का रीजन ये होता है, जिस प्रकार देश की एकता और अखंडता में दूसरे तत्व काम आते हैं, वैसे ही भाषा का पूरा योगदान होता है। इसलिए हमेशा एक भाषा हमेशा एक ही लिपि में लिखी जाती है। उतारो आप इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। एवं बताया, दो के मध्य एवं कब लगेगा? एक बार तो मैंने सोचा आज से ही क्लास रखूँ 1.5-2 घंटे की, फिर मैंने कहा रिदम बने 3-4 दिन में। ठीक है, फिर धीरे 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 स्नेह स्नेह। आगे अपने 3-4 दिन जो संधि की क्लास रहेगी, इसमें आप ऑप्शन मत रहने एक बार, ठीक है? कोशिश करना, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे इसको।
बोर्ड पे अगर अपन को शब्द लिखते हैं ना, जहाँ लिख के क्रॉस किया है वो लिखना सबसे ज़रूरी है। ये सही वाला भूल गए तो कोई बात नहीं, किताब में मिल जाएगा। जो गलत लिखा है वो लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे भाषा लिखते हैं ना अपन, जैसे देखो एक याद आ रहा मेरे को, वाक्य लिखता हूँ मैं। मैंने लिखा हाउ आर यू, एक लिखा मैंने वी सिन सी। अब ये सारे अल्फ़ाबेट्स किसके हैं? HOWAREYOU WIUAU WISIN, सारे रोमन के हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? नहीं पता। इसका मीनिंग क्या होता है? हाउ आर यू। ये लिखा हुआ जर्मन में, इसका मतलब हाउ आर यू ही है। तो एक लिपि में एक से अधिक भाषा लिखी जा सकती है। जैसे ये लिखा आई और माँ लिखा था अपन ने, उसमें आई शब्द आ और ई की मात्रा आ रही है, म में म और आ की मात्रा, ऊपर अनुनासिक आ रहा है। अल्फ़ाबेट्स अलग अलग है, मीनिंग दोनों का सेम है। हटा दूँ ये? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमने बात की सबसे पहले भाषा और बोली क्या अंतर होता है, हिंदी भाषा क्षेत्र आगे, और फिर हमने बात की थोड़ी सी लिपि क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं जो अपना पूरा कोर्स है, जो आपको पूरा सिलेबस दे रखा, किसका दे रखा है? यही दे रखा ना। तो अगर वो आपके पूछे कि हिंदी व्याकरण के बारे में असंगत कथन छांटिए और चारों कथन में व्याकरण की परिभाषा की बात करे, और आपको साहब सिलेबस में नहीं है ठीक है, जबकि पूरा पेज ही व्याकरण सिलेबस का दे रखा है, पूछ सकता सवाल, और पूछा हुआ सवाल है एग्जाम में, बताओ मुझे क्या परिभाषा होगी व्याकरण की, क्यों पढ़ते हैं हम व्याकरण? सामान्य बताओ आप, तो क्यों पढ़ते हैं व्याकरण हम? कोई भाषा का है, हिंदी का, इंग्लिश का, ग्रामर तो पढ़ते हैं ना, क्यों? भाषा की, बिल्कुल। मतलब व्याकरण से कुछ ऐसे नियम होंगे जिनसे भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना एवं शुद्ध लिखना जाना जाएगा। उससे वो क्या होगी? व्याकरण होगा। लिखो आप इसकी परिभाषा व्याकरण की, लिखिए आप हेडिंग व्याकरण, फिर बता दो इसमें प्रश्न कैसा आया है। लिखिए व्याकरण वह शास्त्र है व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। अर्थात, अर्थात में त के नीचे हलंत आएगा, ठीक है। अर्थात भाषा के वे नियम अर्थात भाषा के वे नियम जिनसे किसी भाषा का शुद्ध पढ़ना शुद्ध लिखना एवं शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना एवं शुद्ध बोलना जाना जाता है। ठीक है, ये किसकी परिभाषा हो गई? व्याकरण की। अब एक प्रश्न देखो, एक सवाल था व्याकरण है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऑप्शन इसके, जिससे भाषा का शुद्ध पढ़ना जाना जाता है, शुद्ध लिखना जाना जाता है, ए व बी दोनों भाषा के नियम। ये चार ऑप्शन थे। ए और बी
फिक्स अपना एक ही है, उपयुक्त सभी और उपयुक्त सभी और ए और विरुद्ध में हमेशा आंसर होता है, क्योंकि अपन इसके ऊपर देखो, आप परिभाषा पढ़ो, अगर आप परिभाषा पढ़ोगे चारों ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसके नहीं हो रहे हैं। पढ़ना भी सही है, लिखना भी सही है, लेकिन जब आप भाषा के नियम का देखोगे तो इसके अंदर तीनों बातें आएगी, पढ़ना लिखना और बोलना, तीनों बातें ना। परिभाषा में क्या लिखा अपने, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना एवं शुद्ध बोलना, बीच में क्या लगा है, मतलब तीनों जरूरी है वहां पर, तभी क्या होगा, वो व्याकरण होगा। तो सही आंसर क्या था इसमें, भाषा के नियम। कितना परिभाषा लेके आपको पूरी, फिर सवाल दिया ठीक है, फिर कंफ्यूजन हो गया, कह रहे यार, तो ये चीज़ हटाना मेरी मेरा काम है यहाँ पर, ठीक है पढ़ाना सेकेंडरी चीज़ है, मैंने तो गलती कैसे होगी अपने से, वो नहीं हो। तो इसमें सही आंसर क्या था, भाषा के नियम। हिसाब से देखें ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ध्यान रखना आजकल के जो पेपर है उसमें आपके दो दो तीन तीन ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन वह विकल्प जो सबसे नज़दीक का है, जिसमें सारी बातें एक साथ आ रही है, वो सही माना जाएगा, क्योंकि सब अधूरे है। आगे लेके आप व्याकरण के अंग, अब कुछ किताबों में 3 लिखते हैं, कुछ में 4 लिखते हैं, वैसे 3 ही होते हैं, ठीक है। व्याकरण के अंग अपने आरपीसी वगैरह 3 ही सही मानेगी। हालांकि ये आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, ठीक है, ये तो फिर क्या वर्ण विचार का प्रश्न बन जाएगा आगे, जो आपके सिलेबस में नहीं है, और अभी तक आपका सिलेबस आया नहीं है, अभी सिलेबस आना बाकी है। हिसाब से तो वही रहेगा, पुराना वाला चेंज नहीं हुआ इसके अंदर, ठीक है। अगर कुछ फेरबदल करते हैं, क्योंकि प्रश्न 100 है तो उसे फेरबदल करने की गुंजाइश कम है, अगर 150 होते हैं तो कुछ ऐड करते हैं उसके अंदर, तो लगभग मेरे हिसाब से सेम ही रहेगा अभी तक तो। क्यों आप देखो, अभी जो एक वैकेंसी आ रखी है उसकी टेलीकॉम वाले की, उसमें सेम सिलेबस है वो का, वो चेंज किया नहीं है। तो 3 अंक कौन से हो गए, पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। पूरा ग्रामर आपको 3 के अंदर है। अब कुछ किताब में लिखा होता है चौथा, ठीक है, वो लिखते हैं पद विचार। अब पद क्या होता है, शब्द का विकृत रूप, मतलब शब्द का अलग रूप होता है, जब पद की बात अब करेंगे इसको, ठीक है, बीच में यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसको भी। वर्ण, शब्द और वाक्य 3। अब देखो अपने साथ समस्या क्या होती है, हमारे साथ में दिक्कत ये होती है कि अपने सिलेबस में क्या लिखा हो, सबसे पहला शब्द संधि, जो किस में आता है, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, है ही नहीं कोर्स में, क्यों पढ़ना। लेकिन वर्ण विचार की वो बातें हैं जो पूरी ग्रामर में काम आती है, वो पढ़नी बहुत जरूरी होती है, वो पढ़ी होती है तभी आपके व्याकरण का प्रश्न गलत नहीं होता, आगे आगे का पढ़ना आपके लिए बहुत आसान होता है। तो हम वर्ण विचार की उन बातों को पहले पढ़ेंगे जो पूरी व्याकरण में काम आएगी, वो आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। चाहे आप संधि पढ़ रहे हो, चाहे आप उपसर्ग पढ़ रहे हो, चाहे आप शब्द शुद्धि पढ़ रहे हो, चाहे वाक्य शुद्धि पढ़ रहे हो, सब में काम आएगी। देखो, अगर आपने वर्ण को ढंग से पढ़ा है, हाँ, चूंकि वर्ण में जैसे स्वर है, व्यंजन है, इनके प्रकार है, वो अपने जो कोर्स में नहीं काम करनी वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ प्रकार जो आगे अपने मतलब सहयोग करेंगे उनको जरूर पढ़ेंगे। जैसे व्यंजन का एक प्रकार होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, उस आधार पर मैं आपको विसर्ग संधि पूरी करा दूंगा, एक भी नियम नहीं रटना पड़ेगा। तो बढ़िया ने एक प्रकार पढ़ लो या 12 नियम रटो, तो 12 नियम रटने से एक प्रकार पढ़ना आसान होता है, तो वो आसान आसान काम करेंगे अपन केवल सामान्य से, बिल्कुल ठीक है, भारी भारी कोई बात नहीं आएगी। वर्ण विचार, अगर हमने वर्ण को ढंग से पढ़ा है तो हमारे लिए शब्द पढ़ना बहुत आसान होता है, अगर आपने वर्ण और शब्द को ढंग से पढ़ा है तो वाक्य पढ़ना बहुत आसान होता है। ना आपके शब्द की अशुद्धि होती है, ना आपके वाक्य की अशुद्धि होती है। ध्यान रखना, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि कोई ग्रामर का टॉपिक नहीं होता है, ये पूरी ग्रामर की वजह से होता है, पूरी व्याकरण की वजह से अशुद्धियाँ होती है। हाँ, पूरी व्याकरण की वजह से अशुद्धियाँ होती है। तो जैसे हम संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, तो बताऊंगा मैं, संज्ञा में देखो ये वाक्य शुद्धि का सवाल यहाँ से आता है, यहाँ गलती करेगा, सर्वनाम ये होगा, वो तो साथ साथ में चलेंगे, लेकिन जब वाक्य शुद्धि की बात आएगी लास्ट में वाक्य करने के बाद, तो वही सारी बातें वापस आएगी, आपको लगेगा कि यार सबने पहले पढ़ रखी सारी है, क्योंकि वो पूरी व्याकरण की वजह से ही होती है, उनको साथ पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सब शुद्धि वाक्य शुद्धि के बारे में थोड़ा आप दिमाग में अभी से माइंड मेकअप कर लो कि ये कोई अलग से टॉपिक नहीं होता है, ये पूरी व्याकरण की वजह से ही होता है। तो जब पढ़ेंगे तो कोई भी शब्द है आपको उसमें गौर करना है, कोई वाक्य है उसमें आप गौर करना है कि यार ये वाक्य कैसे हो वाक्य के अंदर, या उसमें अशुद्ध कैसे कर सकते हैं, अभी करेंगे अपन आगे आएंगे खूब सारे उत्तर। आप इसको व्याकरण के अंग तीनों के नाम लिख लो एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे।
वो तो कंजक्शन है, वो जोड़ने वाला है बीच में उसको। अलाइन तो एक ही होंगे ना उसमें, जैसे से पूरा होगा अलग नहीं आएगा से। वो जो सर्वनाम होता है ना, ठीक है, जब उसमें कारक चिन्ह लगता है तो वो एक लाइन में साथ लगता है। देखो जैसे एक शब्द है सेवा में, अपन लिखते हैं एप्लीकेशन, ऐसे लिखते हैं ना, ये गलत क्यों हुआ? कारक चिन्ह का प्रयोग जब हिंदी में होगा किसी संज्ञा के साथ में होगा तो वो अलग होता है, साथ में नहीं होता है। वो साथ में कब होता है? केवल सर्वनाम में। अगर मुझे लिखना है मुझ में, तो मुझ में मैं ऐसे लिखूंगा, ये सही है। अगर मुझ और मैं को अलग कर दिया तो ये गलत है, समझे आप? लेकिन सेवा में कैसे लिखा जाएगा? ये सेवा और मैं, ये सब शुद्धि का फेवरेट प्रश्न है, बहुत पूछा एग्जाम के अंदर सेवा में। क्योंकि हमने जब एप्लीकेशन लिखी स्कूल में तो फास्ट लिखा हमेशा सेवा में है, सेवा में। तो जब ऐसा बीच में लिखा था हल्का से एक शब्द देगा बीच में वो ठीक है। और हमारी आदत होती है, क्या होता है, जो शब्द कभी नहीं देखा ना उससे ज़्यादा गौर करते हैं कि यार ये यहाँ गलती कराएगा, ये पता नहीं गलती हम सेवा में कर रहे हैं ठीक है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, आप जिस शब्द को एग्जाम में पहली बार पढ़ रहे हो वो कभी उत्तर नहीं होगा ठीक है, ये आप मान के बैठ जाओ, पुराने पेपर सारे देख लेना आप। जो बहुत सामान्य शब्द होगा बीच में यूँ डालेगा हल्का सा, पता ही नहीं चलेगा ये, ठीक है, वो गूगली डालेगा सिर्फ वो ठीक है। और आपको हल्का ध्यान रखना उसमें। ये जब आप सर्वनाम करेंगे ना तब आएगी बात इसकी बीच में। तो ये तीन होते हैं। अब देखो पहला कौन सा अपना वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्ण, वर्णमाला और वर्णों के वर्गीकरण पर विचार किया जाता है। तो अपने पूरा विचार करने की जरूरत है नहीं, हम केवल वर्ण की सामान्य बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बात करते हैं वर्ण। बताओ हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? हाँ, 52, 53, अभी एक नया ऐड हो गया वो लिखा था उसने आपको, पहले 52 थे, अब एक नया ऐड हो गया राजस्थान वाला। अब कितने हो गए? 53 वर्ण। तो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, सारे वर्ण पढ़ रहे हैं ना, कौन कौन से होते हैं लिखो पहले आप, कौन कौन से होते हैं, फिर मैं लिखाता हूँ। ये मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ, आपको इसलिए नहीं कि मैं ये बताना चाहता हूँ देखो आपको क गड़े नहीं आते हैं ठीक है, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको पता चले मेरी गलती की शुरुआत कहाँ से होती है। भाई सिंपल है, देखो इंग्लिश में ई एफ जेड के बारे में पता नहीं है, क्या आप अंग्रेजी भाषा सीख सकते हो क्या? तो हम क्यों उम्मीद करते हैं कि हिंदी की वर्णमाला में आती नहीं है और हम हिंदी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आगे। एक बार सब सारे लिखो एक बार वापस, फिर मैं लिखाता हूँ यहाँ। ओके, आर एस मेंस वाले बैच अपने होते हैं ना, उसमें तो क्या होता है संज्ञा संधि वगैरह अलग तरीके से पढ़ी जाती है। अब यहाँ क्या एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे मेरे को, जैसे एक बार समझाए दीर्घ गुण, फिर मैं कम से कम 50 एग्जाम्पल आपको करने के लिए दूंगा, आप करो फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ये तो पूरा गेम प्रैक्टिस का ही है ना। लिखो, अब मेरे को क्या पता, मैं तो बाद में लिखूंगा यहाँ ठीक है, मेरी बारी आएगी तब, अभी तो आपकी बारी है।
हो गए पूरे 52? काउंट करो तो कितने होते देखो एक बार। अशरफ तूने 52 बोले फिर भी नहीं हुए पूरे। पूरे हो गए गुरु चाची में? आपने अभी लेटेस्ट पढ़े थे। अच्छा हाँ, अच्छा पहले देख रहे क्लास। हाँ कितने हुए? काउंट करो पता चले भाई अपनी यथा स्थिति क्या है। ठीक है यहाँ हम अभी है। एक बता कर लेंगे नहीं। कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है। कितने हुए आपके? आप पड़ोसी आ रहे। घोड़ा थक गया थे माते। चलो कोई नहीं, इधर देखिए आप। 53 वर्ण होते हैं। सबसे पहले आएंगे अपने वो है स्वर, जो कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? अ के बाद में बिल्कुल, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 क्या होता है अपने? स्वर। इनकी ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है आपको खास तौर से। स्वर संधि के पांचों प्रकार इस सीक्वेंस में है, एक भी नियम रटना नहीं है आपको। अगर ये सीक्वेंस पता है पहले कौन सा आ रहा है और बाद में कौन सा आ रहा है, तो प्रकार बराबर ऐसे ही बनेंगे ठेठ तक, कोई रटने की जरूरत नहीं है। तो कितने हो गए? 11। आ, वैसे ये जो लिखा है ना ए आई ओ औ, इनको आई और औ उच्चारण नहीं होता है, इनका उच्चारण ए ओ ये उच्चारण होता है। आई और औ वैसे अवधि भाषा का होता है। हमारे यहाँ क्या थोड़ा इनको डिफरेंस करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे अवधि में औरत ऐसे लिखते हैं, औरत, हिंदी का नहीं है, तब औ बोला जाता है। ये 11। इसके बाद आते हैं व्यंजन। ये कितने होते हैं? 33। क ख ग घ और हड़ नहीं होता है, क्या होता है? अंग। हड़ नहीं होता है, अंग। क के बाद में च छ ज झ और य, फिर ट ठ ड ढ हण, फिर उसके बाद कितने हो गए? 25। 5 इंटू 5 25। फिर पीछे कौन से बचे? यर लव स स स ह, ये हो गए 8। 25 और 8 33। 11 और 33 कितने होते हैं? इनको बोलते हैं मूल वर्ण। क्या बोलते हैं? कुल वर्ण कितने होते हैं? 53। पहले 52 थे, अब ऐड हो गया। हाँ एक ध्यान रखना, अगर मान लो कोई पूछ ले कुल वर्ण कितने होते हैं और वो 53 ऑप्शन नहीं है, तब आपको 52 सही करना वहाँ। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा आप, कि 52 अभी 53 अभी एक नया ऐड हुआ है, इसलिए लिख देते 52 + 1। तो स्वर, स्वर के बाद व्यंजन। अब इसके बाद में आएंगे, उसको बोलते हैं अयोगवाह। ये होते हैं 2। कौन कौन से? बिल्कुल, अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग, जिनको लिखा स्वर के साथ जाता है लेकिन होते स्वर नहीं है। आपने पट्टीबाड़ में देखा होगा, लास्ट में अंग होते हैं जो स्वर के साथ लिखे होते हैं, होते स्वर नहीं है। क्या बोलते हैं इनको? अयोगवा। अभी अयोगवा होता क्या है? हर शब्द का मीनिंग उस शब्द के अंदर ही है। देखो मैं इस शब्द को अलग करके आपको इसकी परिभाषा बताता हूँ। अयोग और वाह। अ का मतलब क्या होता है? कोई शब्द में अ लगता मतलब नेगेटिव सेंस में आएगा, नहीं के अर्थ में आएगा, बिना के अर्थ में आएगा। योग का मतलब जोड़, जुड़ना। और वाह का मतलब प्रवाहित होना, साथ चले रहना। जो कहीं भी जुड़े बिना साथ चलते रहे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये जुड़ते तो कहाँ जुड़ते? इनकी भी सीक्वेंस होती है लिखने की बराबर। कई किताब इनको लास्ट में लिख देते हैं, लास्ट में नहीं देते, दोनों के बाद लिखा जाता है ये।
अगर ये जुड़ते तो कहाँ जुड़ते, स्वर या व्यंजन में। इसलिए हिंदी में प्रश्न आता है कि कौन से वर्ण हैं जो न तो क्या है, स्वर है, और न ही क्या है, व्यंजन है। वो कौन से होते हैं, अयोग हुआ। क्यों, इनका योग दोनों में नहीं होता, इसलिए शब्द में इसका अर्थ है, कोई रटने की बात नहीं इसके अंदर। अब अयोग हुआ के बाद आते हैं, वो है उत्सिप्त, जिनको ताड़न जात भी बोलते हैं और द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। अपने उससे ध्यान रखो केवल, क्योंकि पूरा अपने कोर्स में है नहीं। ये होते हैं दो, एक होता है ड, एक होता है ढ, जिनमें क्या लगी होती है, ड और ढ में, हड़ और ढ में क्या फर्क है, कि उनमें बिंदी लगी हुई है, इनमें बिंदी नहीं लगी हुई है। ये तो हो गया दिखने का अंतर। ठीक है, अब मैं मूल अंतर क्या होगा इसका, नहीं पीछे आ सकते हैं, शुरुआत में नहीं आएंगे। शब्द की शुरुआत में कभी उस शब्द का प्रयोग नहीं होगा, ये शब्द के बीच में आ सकते हैं, शब्द के अंत में आ सकते हैं, पढ़ना आ सकता है तो पढ़ भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन शुरुआत में अगर कोई है तो वो उस शब्द कभी नहीं होगा। मतलब ये है, देखिए आप इधर मान लो मैंने शब्द लिखा एक तो लिखा ढ का, एक लिखा ड का, दो शब्द है, एक लिखा डमरू, इसका उच्चारण होगा हडमरू। तो यहाँ अपने को उच्चारण से पता चल रहा है कि हडमरू थोड़ी होता है, डमरू होता है, सिंपल बात है, बोलने में पता चल रहा है ना। लेकिन जब मैंने शब्द लिखा ढक्कन, तो ढक्कन तो ढक्कन रहेगा, चाहे ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, कितना समझो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तब आप कैसे पहचानोगे सही कौन सा और गलत कौन सा है। गलत कौन सा होगा, जिसकी शुरुआत में क्या होगा, उस शब्द, ढक्कन, डालू, ढो, ढकोसला, ढाल, ढपली, जो भी शब्द है, किसी के नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। यदि बिंदी का प्रयोग हो रहा है तो वो शब्द क्या होगा, अशुद्ध। और अगर उस शब्द का प्रयोग वाक्य में हो रहा है तो वाक्य क्या होगा, अशुद्ध। ऐसा वाक्य जो अभी रिसेंटली कई बार एग्जाम आया है, उसके ये पूरा, इसको पूरा करते हैं फिर बताता हूँ अगले स्लाइड में आपको, ठीक है। अब उस शब्द के बाद में क्या आएगा, संयुक्ताक्षर, जो कितने होते हैं, चार, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष कैसे बनता है, क और स से, आधा कौन सा होगा, क या स, भाई क्ष बनेगा क प्लस स से, तो एक तो आधा होगा ना इसमें, स आधा होगा, बिल्कुल सामान्य चीज हो, आप हंसोगे, बताऊंगा मैं तो। ये सारे संयुक्ताक्षर ही है, आधा कौन सा आ रहा है, पहले वाला आ रहा है बाद वाला आ रहा है, ये भी संयुक्ताक्षर है, ये भी संयुक्ताक्षर है, ये वो चार है जिनका रूप चेंज होता है, बाकी किसी का रूप चेंज होता नहीं है, फर्क यही है। आधा हमेशा पहले वाला ही होगा, क्योंकि पहले वाले आधा हो रहा है ना इसके अंदर को, आप और कहाँ लिखो, कोई भी शब्द आ रहा है, मान लो ये ढक्कन देख लो आप, आधा आधा कौन सा होगा, पहले वाला, कोई रटने वाली बात नहीं इसमें। तो क प्लस स, ज्ञ, त्र कैसे होगा, त और र, ज्ञ कैसे होगा, ज और य, और श्र कैसे होगा, ये वाला स और र। देखो आप जो अपने संस्कृत के विद्वान होते हैं वो कई बार विज्ञान को विज्ञान बोलते हैं, ज और यहाँ का उच्चारण करते हैं, वैज्ञानिक को वैज्ञानिक बोलते हैं, क्योंकि ज और यहाँ का उच्चारण शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं एकदम, हम क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिए आप, तो टोटल कितने हो गए अपने, 52 प्लस एक कौन सा है, उसको यहाँ लिखते हैं हम, वो है विशिष्ट व्यंजन। उसको क्या नाम दिया गया है, इसका प्रयोग भोजपुरी और राजस्थानी भाषा में होता है। एक आया ना हड़, सगड़ा, लिखते ना ऐसे हड़, उस हड़ को विशिष्ट व्यंजन में भी ऐड किया गया। इस प्रकार से वर्ण कितने होते हैं, 53 वर्ण होते हैं। अब ये लिखने से पहले मैं आपको एक चीज समझाऊं, उसके बाद लिखना आप ये। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ठीक है, ऑप्शन देखो आप,
कौन सा होगा? यहाँ क्या लिखा हुआ है? हलंत लिखा हुआ है ना, इसका मतलब देखो आप, मैंने ये लिखा था वहां पर एक स लिखा था, इसका मतलब क्या लिखा अपन ने कि साहब क प्लस स, ये रहा क, इस स में क्या जुड़ा हुआ है? स प्लस अ, ये जुड़ा हुआ है। मतलब अगर व्यंजन में से, ये देखो ये व्यंजन है, इसमें से अगर हलंत को हटा देते हैं तो अ की मात्रा मान ली जाती है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, स्वर 11 होते हैं, मात्राएं 10 की होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। यदि व्यंजन में से हलंत को हटाते हैं तो अ की मात्रा मान ली जाती है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ? हलंत लगा रहा हूँ, इस स को क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? ये लिख के हलंत कर रहा हूँ, इसका मतलब इसको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो आंसर क्या बचेगा पीछे? क और स। ये अभी एग्जाम आया जिलर वाले में, पता होगा आपको तो, अगर देखा है तो। हालांकि उसने ऑप्शन ये नहीं दिया था, ये देना चाहिए था उसको, उसने केवल सिंपल स का ही पूछा था। जबकि बढ़िया सवाल क्या बनता, ये स का देता और इस प्रकार का क्वेश्चन, कि ऐसा भी पूछ रखा एक बार एग्जाम में, ऐसा प्रश्न भी एक पटवारी ग्राम सेवक में आया था, इस प्रकार का प्रश्न भी। आप इसमें क्या गलती करे इसमें? आप क्यों, हमने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल क प्लस स होता है, ठीक है। हल्का सा गौर नहीं किया कि भाई यहाँ हलंत दे दिया बस, और अपना सवाल यहाँ गलत हो गया। इतनी इतनी गलती करेगा आपसे, ठीक है। आपको जितनी गलती करनी है यहाँ कर दो, सब मंजूर है, बस वहाँ नहीं होनी चाहिए ठीक है। एक बात ये, दूसरी चीज ड वाली बात करते, देखो ये वाक्य शुद्धि में कैसे आता है प्रश्न। एक प्रश्न है जो बहुत अधिक एग्जाम में पूछा हुआ है, विंध्याचल पर्वत का ढाल पूर्वोत्तर है, ये वाक्य सही है गलत है? क्या? बिल्कुल। दिक्कत क्या है इसमें? अचल और पर्वत, एक वाक्य में समान अर्थ देने वाले दो शब्दों का प्रयोग वाक्य को क्या बनाता है? अशुद्ध बनाता है। जैसे मैंने बोला आज सोमवार का दिन है, तो वार और दिन, पोषाहार बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करो, व्यवस्था और प्रबंध। वर्षाकालीन दिनों में सब जगह कीचड़ होता है, काल और दिन, समझे आप? हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, दंड और सजा। ये ऐसे वाक्य जो पढ़ने में फ्लो फ्लो पढ़ लेते हैं अपन, पकड़ नहीं पाते गलती इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाक्य एग्जाम में पूछा हुआ है, तो गलती क्या थी? कैसा आप समान अर्थ देने वाले दो का प्रयोग हो रहा है, तो वाक्य गलत हुआ। तो आपने क्या किया? सही बनाया इसका। अब उसने एग्जामिनर ने क्या किया इस बार? ऐसा दिया, विंध्याचल का ढाल पूर्वोत्तर है। पुराने एग्जाम के प्रश्नों में, क्वेश्चन बैंक में, सब जगह सॉल्व कर कर रख दिया आपने, अचल पर्वत अचल पर्वत अचल पर्वत। वो भाई आपके साथ खेल गया यहाँ कि ले अचल और पर्वत में एक ही दिया मैंने। अब क्या गलती की उसने यहाँ पर? ढ पे क्या लगा दी? यदि शब्द की शुरुआत में ढ आ रहा है और उसमें बिंदी आ रही, मतलब उसिप्त आ रहा है, तो शब्द कैसा होगा? अशुद्ध। तो उसे पूरा वाक्य भी कैसा होगा? अशुद्ध होगा। और हम तो कहाँ अचल पर्वत में खेल रहे थे और वो कहाँ खेला कर गया, देखो आप ठीक है, इसका ध्यान रखना। इसके आगे और कहाँ गलती कर सकता है? तो देखो मैं इसको और लिखता हूं, मैंने लिखा साहब विंध्याचल का ढाल पूर्वोत्तर है। फिर कहाँ गलती करेगी आपसे? यहाँ उत्तर में कितने होते हैं? दो, द्वित्व होता है, दो हटा दिया यहाँ पर। तो देखो सेम वाक्य जो एग्जाम में पूछा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण वाक्य वो होते हैं जो पहले एग्जाम में आ रखे हैं, उन्हीं के द्वारा आपको सीखना होता है कहाँ आपसे गलती करवाएगा। तो यहाँ दो तो आगे, दो का एक कर दिया तो भी गलती होगी। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? वापस विंध्याचल का ढाल पूर्वोत्तर है। और है पे भी गलती करा सकता था। पता है इनमें क्या फर्क होता है? में ये है और ये है में, एक वचन और बहुवचन। वह जा रहा है, हम जा रहे हैं। जब देखो मैं आपको वचन और लिंक करूंगा ना, वो अपने 5-5 10 मिनट टॉपिक होंगे, केवल इतने टॉपिक है, केवल वाक्य प्रयोग में ही है। अब यार बताओ, लिंक के लोग पढ़ाते हैं, लिखा हुआ है नदियों के नाम इससे लिंक होते हैं ठीक है। आपको लिंक डिसाइड करना कोई चीज का, कितनी सामान्य सहज है। उस शब्द को कर्ता बनाओ और वाक्य बना दो। पेन गिरा गिरी,
नहीं समझा, पंखा चला चली पुलिंग हो गया ना, तो इसमें रटने वाली कौन सी बात हुई? भाई राम दही खाता है, सीता दही खाती है, पूछा दही में कौन सा लिंग है, तो कैसे आप राम खाता तो पुलिंग है, सीता खाती तो लिंग है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लिंग तो एक ही होगा। तो जब भी ऐसा कोई शब्द आए उस शब्द को कर्ता बनाओ और फिर वाक्य बनाओ। दही खट्टा होता खट्टी होती है, तो हो गया ना पुलिंग। फिर भले राम खाए भले सीता खाए, इमली खट्टा होता खट्टी होती है। कोई भी शब्द है, हम कहते हैं निधियों के नाम तो स्त्रीलिंग है, ब्रह्मपुत्र अपवाद, अरे पुत्र है तो पुलिंग ही होगा, अपवाद क्या है? शब्द ब्रह्मपुत्र है ना, तो पुत्र है तो पुलिंग होगा। ब्रह्मपुत्र नदी लिखा हुआ है तो आगे फिर स्त्रीलिंग आएगा, नदी आगे ना शब्द, इससे आगे स्त्रीलिंग शब्द आएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे शब्दों पे मार्क करेंगे। आप इसको उतारो पहले एक बार वहां से। कल की जो अपनी क्लास रहेगी इसमें हम स्वर के 2 प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, व्यंजन का 1 प्रकार पढ़ेंगे, और फिर अपन संधि स्टार्ट करेंगे सीधे, संधि समास में अंतर करेंगे और संधि स्टार्ट करेंगे कल सीधी। हाँ, उसमें कल शाम को तो एक बार, शाम को सेम रहेगा एक बार तो। हाँ, आए दो व्यंजन शुरू करनी वहाँ, तो वहाँ फिर व्यंजन करेंगे परसों करेंगे संडे को। ठीक है, आप इसको उतारो, कल अपन आगे इसमें करेंगे, ठीक है।